दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मूलतः शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो देखो दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत का जो इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। और इसमें हम 4 वंशों के बारे में मूलतः पढ़ रहे हैं: हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। और ये चारों ही जो वंश हैं ये मगध साम्राज्य में जो है शासन किया करते थे। इसके जानकारी के मुख्य स्रोत जो हैं वो हैं जैन और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों को जातक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे जैसे अगुंतर निकाय है और भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए लेख। देखिए, ये जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, इस समय जब हर्यंक, शिशुनाग वंश और नंद वंश जब मगध साम्राज्य पर शासन करते थे, उस समय ईरान और यूनान के भी कुछ शासकों ने या विदेशी हमलावरों ने भारत पर हमला किया, उत्तर पश्चिमी भाग पर। और उनके साथ जो उनके लेखक या जो उनके जो यात्री उनके साथ जो आए, उन्होंने भी बहुत सारे लेख जो है भारत के इतिहास के बारे में लिखे हैं। और उनसे भी हमें ये भी हमारे स्रोत हैं भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जो पुराण, उपनिषद और अन्य साहित्यिक रचनाएं की गई वो भी स्रोत हैं हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए। देखिए दोस्तों, मैं जब प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है हीरोडोटस। हीरोडोटस जो है ये एक ग्रीक हिस्टोरियन था, सबसे पहला हिस्टोरियन था। देखो दोस्तों, ये ग्रीक हिस्टोरियन, ठीक है, और इसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ये जो हीरोडोटस है ये हर्यंक डायनेस्टी का जो हमारा शासनकाल था मगधा साम्राज्य में, उसका कंटेम्प्रेरी है। तो हीरोडोटस ने भी एक किताब लिखी है हिस्टोरी का। तो ये जो व्यक्ति है इसने भी भारत के व्यापार का जो जिक्र है ईरान के साथ अपनी पुस्तकों में किया है। तो यहाँ से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमलावर भारत में आए, जैसे सिकंदर से पहले साइरस ने भी भारत पर हमला किया, डेरियस ने भी भारत पर हमला किया। तो इन हमलावरों के साथ में ये जो इनके जो राजदूत थे जो भारत के राजाओं के दरबार में आए और उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में कुछ लेख लिखे। तो ये सब जो यहाँ पर मैंने स्रोत लिखे हैं इनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जब हम मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी में राजा अशोक ने सबसे पहले प्राचीन भारत में ये पहला राजा होगा अशोक जो रॉक इंस्क्रिप्शंस या रॉक एडिक्ट्स की शुरुआत करेगा। इसने बहुत सारे पिलर्स के ऊपर या मंदिरों की दीवारों पर या कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो है बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए मौर्यन डायनेस्टी के राजा अशोका ने। तो वहां से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राचीन इतिहास के बारे में प्राप्त होती है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, जो कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक के दरबार में एक अमात्य थे। अमात्य मतलब मंत्री थे। और बाकी अपने मंत्रियों के साथ में मिलकर के इन्होंने नागदशक को अपदस्थ कर दिया और ये अगले शासक बने मगध साम्राज्य के। और इन्होंने कौन से वंश की नींव डाली? शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश का जो संपूर्ण शासनकाल है वो 412 से ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक है, BC तक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे: शिशुनाग, उनके पुत्र कालशोक और अंतिम शासक नंदीवर्धन। तो आइए बारी बारी से हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने शासनकाल में जो महत्वपूर्ण जो बातें हुई इनके शासनकाल में वो ये है कि एक तो इसने अपनी राजधानी को शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित किया। मैं शिशुनाग के बारे में बता रहा हूं आपको। तो शिशुनाग वंश में पहले शासक शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित की गई। देखिए, वैशाली ये किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी थी।
जब हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा था तो मैंने आपको वज्जी बताया था, जो कि जिनकी राजधानी वैशाली थी और इसका प्राचीन नाम मिथिला। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था, मिथिला, जहाँ के जनक और उनकी पुत्री सीता जो भगवान राम की पत्नी थी, इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो इन्होंने वैशाली को विजित किया, यानी वज्जी को के राजा को हरा करके पूरे वज्जी क्षेत्र पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था और पाटलिपुत्र से फिर राजधानी वैशाली में हस्तांतरित की थी। दूसरी बात, इन्होंने अवंती के राजा इन्होंने काफी साम्राज्य का विस्तार किया अपना। इन्होंने अवंती के राजा अवंत वर्मन को हरा के अवंती को भी जीत लिया। जो मालवा का क्षेत्र मैंने आपको बताया था ना, मध्य प्रदेश के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र जो है, वहां पे अवंती साम्राज्य हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था। तो अवंत वर्मा को हरा करके शिशुनाग ने अवंती को भी और वैशाली को भी, दोनों को अपने साम्राज्य में मिलाया। ये दो महत्वपूर्ण बातें हो गई इसके काल में। अब इसके अलावा इसके काल की जो इंपॉर्टेंट बात हो ये है कि शिशुनाग वंश के समय में विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। देखिए, हम ना इस कालखंड को खत्म होने के बाद में मैं आपको ईरानी और यूनानी हमलों के बारे में बताऊंगा। विदेशी हमलावर जो ईरान और यूनान से आए थे, जिसमें यूनानी सिकंदर के बारे में आपने सुना, यूनानी हमलावर सिकंदर के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ईरान जिसको पहले पर्शिया कहा जाता था, पर्शिया के भी बहुत सारे विदेशी हमलावर जो है इस शासनकाल में, सबसे पहले पर्शिया के विदेशी हमलावर भारत में आए। तो शिशुनाग के वंश में विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। तो देखो, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते समय शिशुनाग का जो काल है उसमें 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा शिशुनाग के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो उसने राजधानी परिवर्तित की, अवंती को विजित किया, और इसके शासनकाल में ईरानी हमले जो है भारत पर होने शुरू हो गए थे। अब हम बात करते हैं काल अशोक के बारे में। शिशुनाग ने 412 से 395 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र काल अशोक जो है मगध की गद्दी पे बैठा और अगला शासक बना। तो अब काल अशोक के शासन में एक ही महत्वपूर्ण बात है। काल अशोक के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, एक बुद्धिस्ट काउंसिल तो हमने पढ़ी थी अजातशत्रु के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का जो पहला वीडियो है उसमें हमने बात की थी अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, तो राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब जो शिशुनाग के पुत्र थे काल अशोक, इनके शासनकाल में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसके ठीक 100 साल के बाद 383 बीसी में, 383 ईसा पूर्व में। यह महत्वपूर्ण घटना है। तो शिशुनाग के पुत्र काल अशोक जब मगध की गद्दी में बैठे तो इनके काल की सिर्फ एक ही घटना महत्वपूर्ण है, वो ये कि काल अशोक के टाइम पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, द्वितीय बुद्ध समिति हुई थी। इसको हिंदी बोलेंगे समिति। तो द्वितीय बुद्ध समिति या संगति 383 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी? काल अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अलावा अगर दूसरी एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि शिशुनाग ने राजधानी वैशाली में स्थापित की थी, लेकिन ये वापस वैशाली से राजधानी को वापस कहां ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। बस इसके शासन की यही 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। काल अशोक के बाद शिशुनाग वंश में जो अंतिम शासक थे वो थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को 345 ईस्वी में, नंदीवर्धन को 345 ईस्वी में महापद्म नंद ने हरा दिया। किसने हरा दिया? महापद्म नंद ने हरा दिया। और महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव डाली, नंदा डायनेस्टी। तो ये जो हमने शिशुनाग वंश पढ़ा, पहले हमने हरेंग वंश पढ़ा था, अब हमने शिशुनाग वंश को कवर किया। इसमें 1-2 जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। नंदा डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, धनानद के शासनकाल में इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, जो कि महापद्म नंद का ही बेटा था। तो आइए दोस्तों, अब ये हम शिशुनाग वंश को यहीं पे, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता दी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट से कुछ नहीं बनता। अब आइए हम आगे
दूसरे वंश पे चलते हैं। इसके आगे कौन सा वंश आया मगध में? अब मगध साम्राज्य में जो नया वंश आया वो था नंद वंश। नंद वंश, इंग्लिश में बोलते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी। इसी नंदा डायनेस्टी के शासनकाल पर मुख्य घटना क्या हुई थी? यूनानी आक्रमण। अब यूनानी आक्रमण शुरू हो जाएंगे। शिशुनाग के काल में कौन से आक्रमण थे? ईरानी आक्रमण हो रहे थे। अब यूनानी आक्रमण। और कौन था ये यूनानी आक्रमण करता? पहले तो सिकंदर बादशाह नंद डायनेस्टी के टाइम पे ही जो है हमला करेगा 326 बीसी में, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। उसके बाद इसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। अब ये कब हमला करेगा भारत पर? सेल्यूकस निकेटर फिर मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हमला करेगा 305 में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैंने रेफरेंस यहाँ देना जरूरी था कि इस समय यहाँ पे ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर हमले होने शुरू हो गए थे। नंदवंश। तो नंदवंश के हम 2 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका शासनकाल जो था नंदा डायनेस्टी का वो टोटल 345 ईस्वी में शुरू होता है। अंतिम शासक को हरा करके महापद्म नंद ने नंदवंश की नींव डाली और ये रहेगा 322 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक यानी कि बीसी तक इनका शासनकाल रहेगा। इसमें वैसे तो 10, देखिए नंदा डायनेस्टी में 10 राजा हुए हैं, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसमें सिर्फ 2 ही शासक इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका जो संस्थापक था, नंदवंश का संस्थापक इंपॉर्टेंट है। तो इसका संस्थापक कौन था? मैंने बताया अभी, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो था वो नंदवंश का संस्थापक था। और इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 345 से और लगभग 333 ईसा पूर्व तक, 345 से 333 ईसा पूर्व तक महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की और यहां पे रूल किया। महापद्म नंद के समय में इंपॉर्टेंट क्या है? महापद्म नंद के समय की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो ये है कि इसने एक राट की, ये पहला ऐसा हिंदू राजा था जिसने कोई उपाधि धारण की। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रथम ऐसा संस्थापक, प्रथम ऐसा शासक जिसने कोई उपाधि धारण की तो वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद ने की थी। इसके अलावा महापद्म नंद को प्राचीन इतिहास साहित्यिक किताबों में परशुराम का अवतार माना गया है। परशुराम, भगवान परशुराम का अवतार माना गया। देखिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है महापद्म नंद के लिए। एक तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? एक राट की उपाधि धारण की थी। दूसरा, कौन सा ऐसा राजा है जिसको परशुराम का अवतार माना गया है? तो महापद्म नंद को परशुराम भगवान का अवतार माना गया है। अब इसके समय में एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग, आज का प्रेजेंट जो उड़ीसा है, कलिंग पहले जो देखिए प्राचीन काल में जो कलिंग था, आज का जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा को पहले कलिंग कहते थे। इसी कलिंग पर बाद में देखिए अशोका, जो हमारा आगे हमारी जो डायनेस्टी आएगी मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे, बिंदुसार के पुत्र अशोका, वो भी कलिंग पर अटैक करेंगे। ये कलिंग आज का वर्तमान का जो उड़ीसा क्षेत्र है पहले। और यहां पे कौन से वंश का शासन था? खारवेल वंश का शासन था यहाँ पे। तो महापद्म नंद ने कलिंग पर खारवेल शासकों को हराया और वहां उसको अपने शासन में मिला लिया। तो इस प्रकार देखिए मगध साम्राज्य पूरा विस्तृत फैल गया, पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ है। इधर उड़ीसा को भी जीत लिया, कलिंग को जीत लिया, और उधर में जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा हरेंक वंश में भी जो है मध्य देश तक जो है ये फैल गया था, गांधार तक फैल गया था, उधर अवंती तक फैल गया था। तो इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका है महापद्म नंद के शासनकाल में। इसको परशुराम का अवतार माना गया, एक राज की उपाधि धारण की और कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की। अब इसने जब कलिंग पर हमला किया तो ये वहां से एक मूर्ति लेके आया था, जिनसेन की मूर्ति। देखिए ये जो पद्म नंद था ना, ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। तो कलिंग पर हमला करके जो खारवेल से इसने जिनसेन की मूर्ति प्राप्त की।
जिनसेन, माफ कीजिए, इसको जिनसेन, किसकी मूर्ति? जिनसेन की मूर्ति प्राप्त की और इसको कहां लेके आया? अपनी राजधानी में लेके आया, पाटलिपुत्र में लेके आया। तो ये महापद्म नंद के बारे में 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक राट की उपाधि धारण की, परशुराम का अवतार माना जाता है, कलिंग पर हमला करके जिनसेन की मूर्ति को अपने मगध में लेके आया। इसके बाद महापद्म नंद के पुत्र के बारे में पढ़ते हैं और उसी के शासनकाल में अब भारत पर सिकंदर हमला करेगा और जिसका मुकाबला कौन करेगा? पोरस। ठीक है, तो महापद्म नंद के बेटे थे धनानंद। धनानंद के बारे में जानते हैं। 333 ईसा पूर्व में अपनी पिता की मृत्यु के बाद धनानंद गद्दी बैठा और इसने 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद देखिए, धनानंद बड़ा क्रूर शासक था। क्या था? यह बड़ा ही क्रूर शासक माना जाता है। क्रूर, ठीक है ना, यह बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है और जनता इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। इसके मैंने बताया जैसे जैसे नागदशक के शासनकाल में हुआ था, अब धनानंद से भी इसके जो राजदरबारी थे वो खुश नहीं थे, जनता इससे खुश नहीं थी। धनानंद बहुत क्रूर होने के कारण ये अपने मंत्रियों की इंसल्ट कर देता था, बेइज्जती करता था। देखिए, धनानंद के दरबार में ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे भारत के इतिहास में, चाणक्य। इन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। यहां से 2 प्रश्न बन गए आपके। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य। दूसरा प्रश्न है, ये किसके दरबार में थे? धनानंद के दरबार में थे। धनानंद ने चाणक्य की इंसल्ट कर दी। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यही चाणक्य है, इसी चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, वैसे इसका असली नाम था विष्णुगुप्त। तो ये जो कौटिल्य था या कहिए चाणक्य था, इसका असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसका नाम था विष्णुगुप्त। तो ये धनानंद के दरबार में रहता था, परंतु धनानंद से किसी बात पर रुष्ट होकर के चाणक्य ने इसका दरबार छोड़ दिया और ये चला गया किसके पास? एक साधारण व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त। एक साधारण निम्न जाति के व्यक्ति थे, वृषल जाति के व्यक्ति, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन सी जाति के थे? वृषल जाति के थे। ये वृषल जाति कौन सी होती है? ये कोई निम्न जाति होती थी उस टाइम पे। तो ये जंगल में जब रास्ते से जा रहे थे चाणक्य, तो इनको रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य कोई देखते हैं, ये बड़ा बलिष्ठ और बहुत ही ज़्यादा उम्र ना होते हुए बहुत ही जो है साहसिक, इसको लगा कि ये बहुत साहसिक व्यक्ति है। तो चाणक्य ने इसको फिर क्या किया? इसकी सहायता की, इसको बहुत सारी विद्याएं सिखाई और फिर धनानंद पर हमला कर दिया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर हमला कर दिया और फिर ये क्या करेंगे? मगध साम्राज्य में का धनानंद, नंद डायनेस्टी का अंत कर देंगे और फिर एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी, मौर्यन डायनेस्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है भारत के प्राचीन इतिहास में। जब भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो मौर्यन डायनेस्टी बाकी की सारे वंशों में सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी है। ये दोनों ही लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इस समय विदेशी हमले भारत पर होने लगे और यहां भारत, दूसरी बात, सबसे विशाल साम्राज्य, इन चारों जो हमने साम्राज्य पढ़े हैं, चारों जो वंश हमने पढ़े हैं, हरेंग वंश जो पढ़ा है, उसके बाद हमने शिशुनाग वंश पढ़ा है, फिर नंदा डायनेस्टी पढ़ी, इन चारों में मौर्यन डायनेस्टी जो है लगभग संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान, गांधार तक का क्षेत्र ये जीत लेते हैं और बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई और इसमें एक से बढ़कर एक राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, फिर उनके पुत्र अशोका। तो दोस्तों, मौर्यन डायनेस्टी इन चारों वंशों में सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मौर्यन डायनेस्टी से पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे, ये एक गोल्डन पीरियड था। समझिए, भारत के प्राचीन इतिहास में ईसा पूर्व की अगर बात करें तो ये गोल्डन पीरियड था भारत के इतिहास के लिए। यहाँ बहुत सारी किताबों का भी जो है सृजन किया गया। देखिए, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे मेगास्थनीज जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सिकंदर बादशाह के बारे में पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धनानंद की हम बात कर रहे थे। धनानंद जो था वो नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा, जिसके दरबार में कौन रहते थे? चाणक्य रहते थे। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? धनानंद के बारे में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है।
नंबर एक तो चाणक्य वाली जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात है, इसके शासनकाल में सिकंदर का हमला भारत पर हुआ था। उत्तर पश्चिमी भाग पर सिकंदर का हमला हुआ था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी को कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। कब हमला किया था इसने किया था 326 बीसी में भारत पर हमला किया सिकंदर ने। और सिकंदर के साथ ही आया था सेल्यूकस निकेटर भी। सेल्यूकस निकेटर भी सिकंदर के साथ ही आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की मृत्यु के बाद यहां से बेबीलोन वापस जब लौट गया था, सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए आया था। और उसकी लड़ाई किससे हुई थी? पोरस से हुई थी। पंजाब का राजा उस टाइम पे कौन था? सिंध और पंजाब का राजा था पोरस। तो आपने ये सीरियल भी देखा होगा पोरस, जिसमें पोरस और सिकंदर की लड़ाई, इसे कहते हैं हाइडोस, बैटल ऑफ हाइडोस्पीस। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइडोस्पीस। इस लड़ाई को, इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडोस्पीस। इसमें पोरस की, इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि पोरस की इसमें पराजय हुई और सिकंदर विजित हो गया। लेकिन इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें बरसात का मौसम था और सारी नदियों में बाढ़ आई हुई थी और रास्ते बड़े कठिन थे। तो कहा जाता है सिकंदर वहीं से वापस चला गया और ये आगे भारत में नहीं बढ़ पाया। उसके बाद जो विजित क्षेत्र था, वहाँ वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहाँ का प्रशासक बना करके वो वापस अपने देश कहाँ लौट गया? बेबीलोन लौट गया। बेबीलोन चला गया। और वहीं पर उसकी 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की मृत्यु हो गई। एक वीडियो में हम आपको सिकंदर के बारे में बना के पूरा बताऊंगा मैं, सिकंदर के पिताजी कौन थे, कैसे ये कितना बड़ा योद्धा बना, और इसके बारे में जो भी विभिन्न तथ्य हैं उन सबको मैं कवर करूंगा एक वीडियो में। तो दोस्तों, धनानंद के समय में सिर्फ यही दो बातें हैं, चाणक्य और सिकंदर का हमला। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में देखिए दोस्तों, आज हमने दो वंशों को कवर किया है। एक तो शिशुनाग वंश को हमने कवर किया। एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा शिशुनाग वंश और हमने पढ़ा नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। तो ये दो वंश के बारे में हमने पढ़ा और इसमें महत्वपूर्ण बातें हमने क्या क्या पढ़ी? शिशुनाग के बारे में क्या पढ़ा, फिर महापद्मनंद एकराट जिसने उपाधि धारण की उसके बारे में हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों, अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही महान और बहुत ही विशाल साम्राज्य मौर्यन वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।